हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मेन अभी खत्म हुआ। सेकंड से 6 सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ। 10 पेपर्स हुए। फिजिक्स के हर पेपर में 25 क्वेश्चंस थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 250। इन सभी पेपर्स का आपने एनालिसिस, सॉल्यूशन सब कुछ सुना हुआ है। रिजल्ट भी आ गया है जेई मेन का। पर अब हम फिर से इन क्वेश्चंस को, जो 250 क्वेश्चंस थे, इनको फिर से सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो या तो क्लास 11th में है और आगे नीट, जेई मेन या एडवांस उसकी कोशिश कर रहे हैं, और या फिर जो बच्चे अभी दिसंबर या जनवरी में जेई मेन का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए है। इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी अप्रोच एग्जाम में कैसी होनी चाहिए। पर हमेशा की तरह बहुत डिटेल में अब इसको हम सॉल्व करेंगे, केवल आंसर के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट वो आपका बिल्डअप हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है यहाँ? इफ स्पीड v, एरिया a, फोर्स f आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस विल बी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो यह है कि मैकेनिक्स में वैसे तो m, l और t ये होते हैं फंडामेंटल, पर मैकेनिक्स में सेट ऑफ एनी थ्री फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिगार्डेड एज फंडामेंटल। तो यहां पर इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, और उस नए सिस्टम में किस किस को? स्पीड v, एरिया a और फोर्स f, इसको बना लिया है फंडामेंटल। अब यदि ये फंडामेंटल है तो यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा डिराइव्ड, और यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन में अपीयर होंगे v, a और f कुछ पावर्स के साथ। मतलब यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट v, a और f की यूनिट पर डिपेंड करेगी। इस तरह का सवाल आने पर हमको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो वैसे तो हिट एंड ट्रायल से भी कुछ लोग इसको सॉल्व करते हैं, पर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ऐसी इक्वेशन बना लो। किस तरह की इक्वेशन? क्योंकि अब y डिपेंड कर रहा है किस पर, या y की यूनिट किस पर डिपेंड कर रही है? v, a और f पर। तो ऐसी एक इक्वेशन बना लेना चाहिए, v रेज टू दी पावर a रेज टू दी पावर b, f रेज टू दी पावर c। ऐसी एक इक्वेशन बना लो। अब आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, वो कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस। तो एग्जाम में आए तो इतना भी आपको नहीं करना है, आपको क्या लिख लेना है? y इक्वल्स टू वी ए बी और एफ सी। अंडरस्टूड है कि हम अभी उस कांस्टेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हमको तो अभी डायमेंशन से मतलब है। अब होमोजेनिटी क्या कहती है? कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। करना यह है कि y, v, a, f सबकी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर MLT की पावर्स को कंपेयर कर देना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इतना सब आप एग्जाम में, इतना सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब सोचना नहीं होता है, सीधे आप करोगे। क्या करना? यंग्स मॉड्यूलस को ऐसा बना लेना, y इक्वल्स टू वी ए बी एफ सी, है ना। कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ए और हम पावर भी ए ले लेते हैं, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए एक्स वाई जेड मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हो। तो दोनों तरफ की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करें। अब क्या y की डायमेंशन हमें याद होती है? याद नहीं होती है, पर उसका फॉर्मूला पता है हमको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन होता है डायमेंशन लेस, न्यूमरेटर में आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया MLT माइनस 2 अपॉन L2। तो एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, y की डायमेंशन होगी ML माइनस 1 T माइनस 2। दोनों तरफ की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करनी है। यह स्पीड LT माइनस 1 A, यह है एरिया मतलब L2 पावर B, और फोर्स यानी MLT माइनस 2 पावर C। दोनों तरफ की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट की। अब इधर रीअरेंज करते हैं पावर्स को। तो m तो सिर्फ एक बार आया हुआ है, यहाँ पर m रेज टू दी पावर c हो जाएगा। फिर l रेज टू दी पावर यहाँ से मिल रहा है a, यहाँ से 2b और यहाँ से c, और t रेज टू दी पावर यहाँ से माइनस a और यहाँ से माइनस 2c इज इक्वल टू m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब पावर्स को कंपेयर कर देते हैं, MLT की पावर्स को। ML और T की पावर्स को कंपेयर करें तो इधर क्या, RHS में m की पावर है c और उधर है 1, तो एक इक्वेशन ये मिल गई, यानी c तो होगा 1, c 1 हो गया, मतलब f की पावर 1। तो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं सभी में f की पावर
1 है, तो अभी काम नहीं बना। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे ये वाली, a प्लस 2b प्लस सी। यह है l का पावर इधर, यहाँ है ये -1, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और तीसरी इक्वेशन ये होगी -a माइनस 2c इज इक्वल टू -2। तो आप चाहो तो लिख सकते हो a प्लस 2c इक्वल्स टू -2 था तो ये 2 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। c की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो a कितना आ रहा है, a आएगा 0। a 0 आना मतलब स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है y, तो इससे काम बन जाएगा आपका। आप देख रहे हैं v का पावर सिर्फ ऑप्शन 4 में ही 0 है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। तो आपको वो तरीका सीख लेना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन जेई मेन में अभी ये जो 10 पेपर हुए उसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए इस तरह के, ठीक है। तो इसको अच्छे से अब आप प्रिपेयर कर लोगे, हमेशा के लिए याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 2 का। क्या बोला हुआ है, क्वांटिटी x इज गिवन बाय, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप इसको सुधार लेना। x इक्वल्स टू, मिस्टेक क्या हुई है, ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 नहीं, इंस्टेड ये है i f v स्क्वायर अपॉन WL रेज टू दी पावर 4। ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, force F, velocity V, work done W and length L. The dimensional formula for x is same as that of x की हमको डायमेंशन फाइंड करनी है और फिर बताना है कि इनमें से वो किसकी डायमेंशन है। सबको आप जानते हैं, फोर्स कांस्टेंट हुक्स लॉ से आप जानते हैं F इज इक्वल टू kx, k की डायमेंशन। फिर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी ऑफ फोटॉन से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आप या तो स्टोक्स लॉ लगा देना, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए वी, या फिर न्यूटन का विस्कोसिटी का लॉ लगा देंगे। तो पहले इसकी डायमेंशन निकालते हैं कि है किसकी ये डायमेंशन। तो क्या करेंगे, यहाँ सब सब्सटीट्यूशंस करते हैं। आई क्या है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप जानते हैं उसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर, या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, उससे याद ला सकते हैं कि ये तो होगा ml2, ठीक है। फिर फोर्स mlt माइनस 2 डायरेक्टली याद है। फिर v क्या है, v इज वेलोसिटी या स्पीड, lt माइनस 1 उसका स्क्वायर है ना, l2t माइनस 2, lt माइनस 1 को स्क्वायर कर दिया है मैंने। फिर नीचे वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, ml2t माइनस 2, और यहाँ आ रहा है ये l4। तो बस उठा पटक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये L2, ये L2 L4 से कैंसिल, ठीक है। फिर ये M इससे कैंसिल, ये काम खत्म। फिर अब क्या बच रहा है, यहाँ एक L और ये L2 है, तो एक L नीचे बचेगा, ठीक है। T माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो फिर फाइनली क्या बच क्या रहा है, ऊपर क्या बचा, ऊपर बच रहा है ये M, L को ऊपर ले जाएं, ML माइनस 1 T माइनस 2, ये आया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये आया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ में, तो फोर्स कांस्टेंट तो ये हो नहीं सकता, उसका तो आपको याद होगा mt माइनस 2 होता है, तो ये हो नहीं सकता। फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको याद होगा कि दोनों ही माइनस होते हैं उसमें, ये दो रूल आउट कर देना, या आपका तरीका और कुछ हो सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एनर्जी डेंसिटी है इसका आंसर। कैसे, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी मतलब ml2t माइनस 2, और वॉल्यूम बोले तो L क्यूब, एक L बचेगा सॉल्व करने पर, देखो आ रहा है ml माइनस 1t माइनस 2, एंड सो x इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई इक्वेशन यदि है और RHS में सबकी डायमेंशन हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको x की डायमेंशन मिल जाती है। तो इसका आंसर है आंसर 2। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये है वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। क्या दिया हुआ है, ये लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल का ये एक डिवीजन है, ये साइज है उसके एक डिवीजन का 1 मिलीमीटर।
ठीक है, तो सबसे पहले तो यही लिख रख लो आप अपने पास कि 1 मेन स्केल डिवीजन ये कितने का है, यह है 1 मिलीमीटर का, ये एक इंफॉर्मेशन। फिर आगे क्या बोला, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। ये जो इंफॉर्मेशन दी है इससे हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं पहले। तो क्या बोला हुआ है हमसे कि क्या बोला है, 10 डिविजन्स किसके, वर्नियर स्केल के, मेन स्केल के 9 डिविजन्स के साथ में कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब 9 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। इस तरह एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं इसका। तो लीस्ट काउंट कैसे आएगा, लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन या 1 भी लिख सकते हो, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो MSD ऐसा माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 1/10, 1/10 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितने का था, 1 मिलीमीटर का, यानी 0.1 मिलीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट। इसी को आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना काम इन दो स्टेटमेंट से कर लेना था, यहां तक आ गए हम। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर the seventh division of the vernier scale coincides with a division of main scale and the zero of vernier scale is lying right side of zero of main scale। तो आपको याद आया होगा कि ये फिर कुछ चक्कर है किसका, जीरो एरर का। और क्या बोला, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो है किधर, क्या बोल रहे थे यहां पर, क्या बोल रहे थे, एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। मतलब मेन स्केल का जीरो है टूवर्ड्स लेफ्ट। मतलब आपको याद आया होगा कि यह है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। मैं यहां आपको समझाता हूं कि जब उसके जॉज हमने मिलाए, वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के जॉज जब मीट हो रहे होते हैं, कोइंसाइड हो रहे होते हैं, तब ऐसा हो रहा है। ये मेन स्केल का जीरो है और ये है वर्नियर स्केल का जीरो। तो जब भी वर्नियर स्केल का जीरो टुवर्ड्स राइट हो तो समझना चाहिए कि यह है पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, करेक्शन नहीं, पॉजिटिव जीरो एरर। और वो कितनी होगी, क्योंकि सेवेंथ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है उस समय, और ये है उसका लीस्ट काउंट, इसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 0.07 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर जब होता है तो करेक्शन नेगेटिव होता है, मतलब जो भी रीडिंग होगी उसमें से इतना घटाना पड़ेगा 0.07। तो यहाँ आप अपने आप को याद दिलाने के लिए उस समय लिख सकते हो कि देयरफॉर जीरो करेक्शन वुड बी नेगेटिव, और नेगेटिव होगा इसका मतलब ये होगा माइनस 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या बोल रहा है वो, या ग्रीन पेन से लिखता हूं, डार्क ग्रीन से। अब अगली कहानी यहां से शुरू है। When this vernier is used to measure length of cylinder, the zero of vernier scale is between 3.1 and 3.2, and fourth VSD coincides with the main scale division. The length of the cylinder is, तो बस आ गया है अब आपके पास लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर वो कितना होगा, तो क्या जानते हैं आप, मेन स्केल रीडिंग मतलब ही 3.1 सेंटीमीटर में देख रहे हो आप, प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग वो क्या है 4, तो 4 इंटू 4 टाइम्स 0.01 इतनी रीडिंग आती। ठीक है, पर उसमें जीरो करेक्शन करना पड़ेगा, -0.07 करेंगे। इसको सॉल्व करना है आपको। तो यह है 3.1, ये होगा 0.04 यानी ये हो गया 3.14, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.07 यानी ये हो गया 3.07। ये हमारा
आंसर होगा। तो वर्नियर कैलिपर्स पर क्वेश्चन पूछते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। अभी नीट में स्क्रू गेज पर क्वेश्चन आया और जेई मेन में ये देख रहे हैं आप वर्नियर पर क्वेश्चन आया। तो वर्नियर स्क्रू गेज दोनों हमको तैयार कर लेने चाहिए विद 0 एरर एंड 0 करेक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला हुआ है इसमें। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे कह रहा था, थोड़ा पेन को मैं बोल्ड कर लेता हूं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि मोमेंटम, एरिया और टाइम फंडामेंटल है, हमको बताना है एनर्जी का डायमेंशन। तो थोड़ा तेजी में करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा इक्वेशन बना लेना चाहिए, E इज इक्वल टू पी ए बी एंड टी सी, ऐसी इक्वेशन बना लेना चाहिए। दोनों तरफ की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करो, ये है एनर्जी यानी mL2T-2। P क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी यानी mLT-1 रेज्ड टू दी पावर a। ये a क्या है, एरिया मतलब L2 पावर b, और t क्या है, टाइम पावर c। और पावर्स को रीअरेंज करो, m पावर यहां से मिल रहा है a और कहीं नहीं है m, l दो जगह है, l पावर a और यहां से आएगा +2b और फिर t की पावर -a प्लस c इक्वल्स टू mL2T-2। तो प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। पावर्स को कंपेयर कर दो तो a तो 1 आ गया, a1 आ गया मतलब p की पावर 1, जो किस में है, ऑप्शन 3 या 4 में से कोई करेक्ट होगा। ये हो नहीं सकते, p-1 नहीं और p2 नहीं। a के आने से ही पता लग गया। अब सीधे यहां पर आ जाओ, क्योंकि a की वैल्यू मालूम है, -a प्लस c, ये t की पावर है, इधर कितनी है वो -2, और a को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना, -1, उधर जाकर वो +1 होकर c हो जाएगा -1 यानी t की पावर -1 यानी 4 भी अब काम का नहीं रहा। ऑप्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। अभी a की पावर निकाल लेते हैं। a की पावर निकालने के लिए हमको b चाहिए होगा और b के लिए यहां आए a प्लस टू बी इक्वल्स टू 2। a is 1, 1 plus 2b is 2, 2b is 1 and so b is half। तो वो भी पावर निकल गई, यानी ये जस्टिफाई हो गया क्या कि p की पावर है 1, p टू दी पावर a मतलब 1, फिर a की पावर b मतलब हाफ, और t की पावर क्या है, -1। तो ऐसा आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, यह है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब मोमेंटम, एरिया और टाइम फंडामेंटल हो। तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि सेट ऑफ एनी 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सपोज टू बी फंडामेंटल, पर शर्त यह है कि उन तीनों में कहीं ना कहीं MLT आ जाना चाहिए। तो ये भी याद रखना है, जब आपके हाथ में हो उसको बनाना, सेट को, फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट को, तो ऐसी क्वांटिटीज लेना जिसमें कहीं ना कहीं MLT शामिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा सेट बना लिया, सपोज लेंथ और वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ ले लिया आपने, वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, और मान लो आपने इसके अलावा क्या ले लिया, एरिया ले लिया, तो काम नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। लेंथ, वॉल्यूम और एरिया से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो यहाँ मास कहीं दिख रहा है और ना ही टाइम कहीं दिख रहा है। तो ऐसा सेट नहीं हो, ऐसा सेट हो जिसमें कहीं ना कहीं MLT आ जाते हो। बोर मत होना, ध्यान से सुनना मेरी बात। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे 4 सेट्स देंगे, बताओ इनमें से किनको फंडामेंटल बना सकते हैं। तो ये चेक लगाना है। फिर क्या चेक लगाओगे कि कहीं ना कहीं MLT आ जाना चाहिए। जैसे ऐसा सेट यदि कोई बोलेगा तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है ना। तो जाने दो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। सबसे पहले तो इसका लीस्ट काउंट निकालो आप। तो अभी अभी ये नीट में क्वेश्चन आया, लीस्ट काउंट बराबर, अब तक स्क्रू गेज पर क्वेश्चन नहीं आता था, पर अभी नीट के एग्जाम में स्क्रू गेज पर क्वेश्चन पूछ लिया, और जेई मेन में वर्नियर भी और स्क्रू गेज भी।
और स्क्रू गेज प्रिपेयर करने के बाद भी इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रिकी है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लीस्ट काउंट बराबर कितना, पिच यानी 0.1 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इसका लीस्ट काउंट निकाल लिया पहले, तो ये हो गया 0.02 क्या सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। अब आप जानते हो कि स्क्रू गेज की जब भी रीडिंग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इस तरह निकालते हैं। अब ये सर्कुलर स्केल रीडिंग ये होल नंबर होगा ना, कोई भी होल नंबर होगा, मे बी 7, मे बी 8, मे बी 52, ऐसा कुछ होगा वो। और उसमें जब 0.02 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 या फिर 1, ये डिजिट जो आप देख रहे हैं 1, 5 या 3 नहीं हो सकती, वो ऑड नहीं हो सकती, वो हमेशा इवन रहेगी, ठीक है ना। इवन इंटू इवन, वो तो इवन ही होगा, और ऑड इंटू इवन भी इवन होगा। ये ट्रिक लगाकर हमको इस ऑप्शन को करेक्ट बोलना चाहिए था। 2.124, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है 2.124। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन किसकी डायमेंशन पूछी है, थर्मल कंडक्टिविटी की। तो आपने कंडक्शन में पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू के, यही है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी। ऐसा फॉर्मूला याद आ जाए आपको। इसमें से के को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, Q इंटू डी। व्हाट इज Q, हीट एनर्जी, एनर्जी मतलब ml टू टी माइनस टू इंटू डी इज लेंथ, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे ये तीनों आएंगे। उसमें से ए क्या है, एरिया यानी L2। टेम्परेचर को बोल रहा है कि के से डिनोट करो, के फॉर केल्विन। टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करते हैं कई बार के से, तो यहाँ के आएगा और क्या आएगा, टी आएगा, टाइम का टी, है ना। अब ये L2 तो कैंसिल आउट हो गया, बस आपको सॉल्व कर देना है इसको। तो क्या बनेगा, ये m, ये फिर L, फिर ये t माइनस टू, है ना, ये -2 और ये ऊपर जाएगा, है ना। फिर वही गलती हो रही थी, -3 और k -1। तो ये आ गया किसका डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। गड़बड़ यहां हो सकती थी कि ये k ये भी k, तो इसको स्मॉल k कर लो, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं हो, कैपिटल के है केल्विन का और ये स्मॉल के है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, k-1 वाला, तो यही है सिर्फ, k-1 t-3 L और m, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, बड़े आसान से क्वेश्चंस थे। पर होता क्या है कि पूरा सिलेबस आता है, इतना सारा है, यूनिट डायमेंशन से लेके सेमीकंडक्टर तक, और उसमें से आने हैं 25 क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा ये हम कह नहीं सकते। और अब तो क्या होने लगा है कि 10 पेपर हो गए मान लो, तो अब ये तो कोई नहीं बता सकता है कि आपको क्या आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। भले ही वो आसान होगा, पर पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के भी सब फॉर्मूले, सब कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टी सब एक साथ उस 3 घंटे में आपको याद आ जानी चाहिए। ये प्रॉब्लम हो गई है बस। और इसका मतलब यह है कि बच्चों के पास में फॉर्मूला डायरी होना चाहिए हर सब्जेक्ट की। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको उस फॉर्मूला लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। सभी प्रॉपर्टीज को जितना आप उसमें लिखेंगे, फॉर्मूला डायरी जितनी अच्छी होगी आपकी, जितनी वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव होगी, उतना आपको फायदा होगा। वो फैक्ट्स, वो प्रॉपर्टीज, वो फॉर्मूलेज उस समय आपको याद आ जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ लिया हुआ है कि डायमेंशन का एक फायदा और है, वो ये है कि आपको यदि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड थ्योरी बिल्कुल नहीं आ रही है याद, तो कई बार डायमेंशन से फायदा हो जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम करेक्ट आंसर क्या है वो बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, उसको किसी मासलेस वायर जिसकी लेंथ l और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, उसके एक एंड से लटका दिया है। मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है y, if m is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is, हमको बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी।
तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं, आपको हो सकता है इसमें से आंसर ही पता हो, मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि कई बार हमको डायमेंशन से फायदा हो जाता है। हमको बताना है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? t-1। इसका मतलब हर बार आप देख रहे हैं LHS में तो t-1 है, RHS में भी डायमेंशन होनी चाहिए t-1, ये आइडिया है। ठीक है, अब इसमें से 1/2 की तो जरूरत नहीं हमको। इस स्क्वायर रूट में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें डायमेंशन सबकी सब्स्टिट्यूट करने से जिसमें t-1 आ जाए, है ना, वही आंसर सही है। देखते हैं करके, हो सकता है इसमें से 2 सही हो जाएं, मुझे नहीं पता। इसको पकड़ते हैं पहले। यह है m, l इज लेंथ, यह यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होता है वो? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब ml-1 t-2, ठीक है, और एरिया L2 ऐसा होगा। अब ये एक L इस L से कैंसिल, और ये L भी खत्म, M भी खत्म, t-2 ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर का रूट हो जाएगा t, मतलब ये तो नहीं है ना, ऑप्शन 1 सही नहीं है। भले हमको थ्योरी वेरी नहीं मालूम कि कैसे एसएचएम हो रही है, कैसे उसका ऑसिलेशन हो रहा है, क्या टाइम पीरियड है, क्या फ्रीक्वेंसी, नहीं पता। इसको चेक करते हैं। y फिर से रखते हैं ml-1 t-2, है ना, y की जगह फिर l आएगा अपॉन ma। m इज मास, a इज एरिया, L2, है ना, तो ये m कैंसिल, एक l कैंसिल, ठीक है। अब ये l ऊपर जाएगा तो l-2 बनेगा, l-2 t-2, ये माइनस, ये 1 है ना, 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो ये तो हो जाएगा l-1 t-1 शायद, देख लेना, पर ये गलत है ना, ये तो तय हो गया। हो सकता है ये सही हो, है ना, ma अपॉन YL, तो वो भी तो ऐसे ही कुछ होगा, यानी ये भी गलत है। मुझे लगता है यही सही है, इसको चेक करते हैं। y क्या है? यंग्स मॉडुलस मतलब ml-1 t-2। भगवान से प्रार्थना करो कि ये आ जाए। और नंबर 4 पर उसने इसीलिए रखा है उसको कि आपको इन 3 को रूल आउट करने के बाद उसका आंसर मिलेगा। उससे अच्छा ये है कि एसएचएम की थ्योरी लगाकर उसको सॉल्व कर दो, कोई बात नहीं। m इज मास एंड l इज लेंथ, ठीक है, तो m कैंसिल, l कैंसिल, और ये एक l इससे भी कैंसिल, सब खत्म। t-2 का रूट, है ना, t-2 का रूट क्या होगा? t-1, और t-1 मतलब फ्रीक्वेंसी, तो जैसा मैंने कहा ये सही हो गया। तो कई बार इस तरह की ट्रिक काम कर जाती है, पर ये कोई फुल प्रूफ चीज नहीं है, हमेशा इसी को लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रख लेना। कई बार फायदा आपको हो सकता है इसका, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? A physical quantity Z depends on 4 observables A, B, C, D as, तो रटा होगा आपको क्वेश्चन। Z बराबर a स्क्वायर b 2 रेस टू दी 2/3 अंडर रूट c d क्यूब, द परसेंटेज of error in measurement of A, B, C, D are 2, 1.5, 4, 2.5, the percentage error in Z is। तो इसमें करते क्या है, ये जो हमको ये जो दिया हुआ है ना रिलेशन, Z बराबर ये जो कुछ दिया हुआ है, दोनों तरफ log लेकर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, टेकिंग log एंड डिफ्रेंशिएटिंग, ऐसा आपको बुक में लिखा मिलेगा। तो log क्यों ले लेते हैं? log लेने से ये होगा कि ये सब सेग्रीगेट हो जाएंगे। अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना वो RHS, तो अलग अलग हो जाएंगे सब log लेने पर। और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा dz बाई जेड, dz बाई जेड। इधर क्या होगा? इधर हो जाएगा 2 da बाई a। ज्यादा चिंता मत करना, और इसी तरह से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2/3 db बाई b, लिखते चले जाना प्लस, क्योंकि हमको मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए होती है, इसलिए सब प्लस में होगा। भले यहाँ पावर कितनी आएगी, सी की पावर हाफ आएगी, ऊपर जाकर माइनस हाफ होगी, पर माइनस की चिंता बिल्कुल मत करना, हाफ डी सी बाई सी। और चौथा 3 डी डी बाई डी। घबराना मत, ये इसका मतलब क्या है? चेंज इन जेड अपॉन जेड, और सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर क्या आएगा? जेड में परसेंटेज एरर, और इस तरफ डी ए बाई ए इंटू 100। 100 नहीं लिख रहा हूं मैं, तो कितना 2,
यानी ये होगा 2%, सब कुछ परसेंट में आएगा। फिर 2/3 dB अपॉन B इंटू 100 इज 1.5, है ना। फिर देख लेना, गलती हुई तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है उतनी। मैं तो आपको तरीके बताता हूँ, बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं लेना। आंसर यदि गलत होता है, कहीं प्लस माइनस होता है, तो मुझको माफ कर देना। DC/C यानी 4%, यहां पर आएगा 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू DD अपॉन D इज 2.5, और बस इस सब को निकालकर परसेंटेज का साइन लगा देना। तो यहाँ तो आया 4, यहाँ क्या होगा, ये 2 बार कैंसिल, ये खत्म, तो 1 ही बच गया यहाँ, ये 2 बच जाएगा और ये 7.5 बच जाएगा, है ना। बस, तो अब ये 7 हो गया, ये 7.5 है, यानी 14.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एरर पर क्वेश्चन आ गया। तो देखो, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एरर, सबके वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, वो देख लेना चाहिए, बहुत यूजफुल हैं, अच्छे वीडियोज हैं, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस, खत्म हो गए हैं, यस, थैंक यू वेरी मच। इतने क्वेश्चंस आए थे ये यूनिट डायमेंशन और जनरल फिजिक्स में से। अब हम अगला देखते हैं क्या करने का मेरा मन होगा, पर इस तरह ये जितने 250 क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।